किसान भाइयों, सितंबर का महीना चल रहा है। अब आप लोग सरसों की बिजाई के लिए सोच रहे होंगे कि सरसों में किस तरह से हम अधिक से अधिक लाभ लें, कैसी बुआई करें, कब बुआई करें, कौन सी अच्छी स्टेज होती है, कब बुआई करें, कब फर्टिलाइज़र दें, कैसे, उस सारी चीज़ों को मैं आज आपके सामने बताऊंगा। सरसों की किस तरह से वैज्ञानिक विधि से खेती करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आप उठा सकें। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं यूएस सिंह, कृषि वैज्ञानिक, सरसों अनुसंधान। देखिए, आज मैं सरसों के बारे में कुछ खास चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा सरसों भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है, कहाँ की मुख्य फसल है, क्या उसका प्रोडक्शन और एरिया क्या होती है। देखो, भारतवर्ष में सरसों के मुख्यतः 3 जोन बनाए गए हैं। भारत सरकार ने सरसों के बारे में 3 जोन बनाया जहाँ पे सरसों सबसे ज़्यादा मतलब मुख्यतः उगाई जाती है। जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोन बनाए हैं। इन 6 जोन्स में जोन नंबर 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन में सबसे ज़्यादा सरसों का एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। और जोन 1, 5, 6 माइनर जोन है, यहाँ पे प्रोडक्शन और एरिया बहुत कम होती है, बट सरसों उगाई जाती है। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि जोन 2, 3, 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, वो कौन कौन से क्षेत्र उसमें आते हैं। देखिए, जोन 2 जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये जोन 2 में आता है, सरसों का मुख्य बेल्ट है। जोन 3 में आता है यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान और बिहार, ये जोन 3 में आता है। और जोन 4 में आता है सेंट्रल इंडिया, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 3 जोन, जोन 2, 3, 4 मेजर जोन है जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में सरसों उगाई जाती है। और जोन 1, 5, 6 माइनर जोन है। इसमें जोन 1 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें उसे हम जोन 1 कहते हैं। जोन 2 जो होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जोन 5 में आते हैं। और 6 में सदर्न पार्ट जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये आते हैं। क्योंकि जोन 5, 6 और 1 माइनर जोन है, यहाँ पे प्रोडक्शन सरसों लगाई जाती है बट कम लगाई जाती है। इस तरह भारत सरकार ने सरसों को बांट रखा है, सरसों के क्षेत्रों को इस तरह जोन में बांट रखा है। सबसे ज़्यादा 2, 3, 4 में होती है, सरसों होती है। अब मैं सरसों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया। अब मैं थोड़ा सा इसकी एग्रोनॉमी, किस तरह से इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, किस तरह से क्या क्या टिप्स अपना के हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिससे देखो, आपको पता है सरसों एक कूल सीजन क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया चाहिए। अच्छी सरसों इसी एरिया में, ऐसा ही इन्वायरमेंट में होती है। इसका सोइंग टाइम जो होता है सितंबर से अक्टूबर होता है। सितंबर 2nd वीक 3rd वीक से सोइंग शुरू हो जाती है और अक्टूबर 3rd वीक तक सबसे बढ़िया टाइम होता है इसका सोइंग का। इस वक्त टेम्परेचर भी सही रहता है, ये सबसे बढ़िया सुटेबल टाइम यही होता है। और सितंबर अक्टूबर में लगाने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग फरवरी और मार्च में हार्वेस्टिंग हो जाती है। मोस्ट प्रिफर्ड टाइम जो है सितंबर अक्टूबर है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर मिड तक। इसमें लगाई हुई सरसों अधिक से अधिक लाभ देती है, हमें अधिक से अधिक फायदा होता है हमारा। इसके मैं सोइंग के बारे में, सीड रेट के बारे में, सीड के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें और आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, पहली बात, सीड
किसी ब्रांडेड कंपनी का बढ़िया सीड आप खरीदिए। बाज़ार में नकली सीड बहुत आते हैं, अच्छी कंपनी का सीड लीजिए। सीड ट्रीटेड होना चाहिए, अनट्रीटेड सीड मत यूज़ करिए। और दूसरी बात, वेराइटीज़ न लेके हाइब्रिड की थैली लीजिए। हाइब्रिड में क्या होता है, डिजीज़ बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और अर्ली होते हैं और अधिक उपज आती है। वेराइटीज़ में उतना उपज नहीं है जितना हाइब्रिड में होती है। किसी अच्छे कंपनी का हाइब्रिड सीड आप लीजिए, सीड ट्रीटेड होना चाहिए। और कैसे बोया जाता है मैं उसके बारे में बताता हूँ, कैसे प्लांट टू प्लांट मेंटेन करोगे, रो टू रो कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप्स है। इसके लिए ज़मीन देखो, सैंडी लोम, लोम से सैंडी लोम बहुत बढ़िया ज़मीन होती है। सरसों की खेती के लिए बहुत अच्छी ज़मीन इसको बोली जाती है। ज़्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत भारी ज़मीन नहीं होना चाहिए, अगर पानी खड़ा हो जाता है तो नुकसान करता है। लोम टू सैंडी लोम बहुत बढ़िया होता है। और सीड की जब आप सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग करने के टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़, सॉइल में मॉइस्चर पूरा होना चाहिए। आपको पूरा श्योर कर लीजिए कि मॉइस्चर पूरा है, एक एक दाना आपका जर्मिनेट हो जाएगा। और एक एकड़ में 1 किलो सीड हम रिकमेंड करते हैं। 1 एकड़ में 1 किलो सीड से अगर आप ज़्यादा डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस नुकसान ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पौधे आएंगे, नज़दीक नज़दीक पौधे आएंगे, इंटर प्लांट कंपटीशन बढ़ेगा, फुटाव नहीं आएगा, इसलिए आपका नुकसान होगा। बहुत सारे फार्मर्स ये सोचते हैं कि ज़्यादा सीड डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार आती है, ऐसा नहीं है। एक जो रिकमेंडेड सीड है उतना ही डालना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो पैदावार ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए 1 एकड़ में 1 किलो सीड बहुत ही बढ़िया है। जब आप सोइंग कर रहे हो तो रो टू रो की डिस्टेंस जो होते हैं, रो टू रो डिस्टेंस 40 से 45 सेंटीमीटर मेंटेन करिए। प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसे हमें थिनिंग करके उखाड़ना पड़ता है और दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर ही मेंटेन करना पड़ेगा। और रो टू रो 40 से 45 सेंटीमीटर ही मेंटेन करिए। लेकिन सोइंग के समय ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए खेत में। और दूसरी बात, सीड जो आप बिजाई कर रहे हो वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर से गहरा नहीं होना चाहिए। सीड डेप्थ जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक ही हो। इस तरह से आप सोइंग करिए। इसके बाद जो होता है, कुछ फर्टिलाइज़र, कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैं आपको उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखो, फर्टिलाइज़र में 80 किलो नाइट्रोजन आप डालो। मैं पर हेक्टर का बता रहा हूँ, एकड़ का नहीं। फर्टिलाइज़र पर हेक्टर बताऊँगा। 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 25 केजी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट डालना बहुत ज़रूरी है। ऑयल सीड है, जिंक सल्फेट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट 1 हेक्टर के लिए है, ना एकड़ के लिए। या इसको आप नोटिस में लेना है, 1 हेक्टर का डोज है ये। इसको डालने में भी थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी होती है। देखिए, आधा नाइट्रोजन जब आप खेत तैयार करते हो उस टाइम पे आधा नाइट्रोजन हम डालेंगे, पूरा फास्फोरस डालेंगे, पूरा पोटास डालेंगे और जिंक सल्फेट। बट खाली आधा नाइट्रोजन की ही मात्रा बेसल डोज में, बेसल प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन में हमें डालना होता है। और जो आधा नाइट्रोजन बचा रखे हैं उसको जब हम पहला पानी देंगे, फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे, उसको हमें डालना होता है हाफ नाइट्रोजन। इस तरह करके हमें फर्टिलाइज़र का
इस तरह से उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ हम क्रॉप केयर के बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए, सोइंग के बाद जब पौधे 15-20 दिन के हो जाते हैं, जब निशान आ जाता है, उस टाइम पे हमें देखना ये होता है कि प्लांट टू प्लांट कितना मेंटेन हुआ है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या बन रही है। अगर हमें लगता है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस काफ़ी कम है, यानी 15-20 सेंटीमीटर से कम है, तो हमें थिनिंग करके उखाड़ना होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि 15 से 20 सेंटीमीटर के ही अंतराल पे पौधे होने चाहिए। और अगर कुछ जर्मिनेशन के टाइम कुछ पौधे मरते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो पौधों को काट देते हैं, उस टाइम पे अगर इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है तो इंसेक्टिसाइड, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड एक हल्का सा मार देते हैं, ताकि वो इंसेक्ट पौधों को नुकसान न कर पाए। और थिनिंग करके हम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद फर्टिलाइज़र हो गया, क्रॉप केयर हो गया। इरिगेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट इरिगेशन, जब क्रॉप आपकी 20 से 25 दिन की हो जाती है तो पहला इरिगेशन ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट इरिगेशन तो समय पे ही होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। सेकेंड इरिगेशन 40 से 45 दिन पे, क्रॉप हेल्थ जब 40 से 45 दिन की हो जाती है तो आप सेकेंड इरिगेशन दीजिए। थर्ड जो है 75 से 80 दिन की होती है, ये नीडेड, इफ़ नीडेड। अगर आपकी सॉइल हार्ड है, आपकी सॉइल मीडियम है, किस तरह की सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तीसरा पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो 75 से 80 दिन पे आप दे दीजिए। इस तरह से हमें पानी को इस तरह से देना चाहिए, इस अंतराल पे पानी। कुछ इंसेक्ट और पेस्ट भी मस्टर्ड के खेत में, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ कुछ देखी जाती हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है अल्टरनेरिया, वाइट रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, स्केलेटोनिया, जिसको तना गलने वाली बीमारी कहते हैं। ये मेजर बीमारियां हैं। कुछ जब सरसों फ्लावरिंग पे होती है तो इंसेक्ट आते हैं, एफिड्स आते हैं, जिसको चेपा कहते हैं, वो भी आते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले हमें किसान भाइयों को ये कोशिश करना चाहिए कि जो आप बीज ले रहे हो, वो उस बीज के अंदर इनसे लड़ने की पूरी क्षमता हो, बीमारियों से लड़ने की पूरी क्षमता हो। बीमार प्रजाति का बीज नहीं लेना चाहिए, ऐसे बीज लो जो इनसे जिनके अंदर टॉलरेंस हो, रेजिस्टेंस हो, वो बीज हमें सेलेक्ट करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ पौधे दिख रहे, कुछ बीमारियों का असर दिख रहा है, तो समय समय पे हमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड 2-1 स्प्रे मार देना चाहिए, तो ये कंट्रोल में हो जाएंगे और अच्छी फसल होगी और अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद क्रॉप जब आपकी मैच्योरिटी की तरफ आ रही है, फ्लावर शेडिंग हो गई, उस टाइम पे हमें ये देखना है कि हार्वेस्टिंग कब करी जाए। सरसों में देखिए, जब फलियां 75% फलियां येलोइंग को आ जाती हैं, 75% फलियों में येलोइंग आने लगती है, वो सबसे बढ़िया स्टेज होती है हार्वेस्टिंग करने की। उस स्टेज में क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी जाती है। इसमें क्या होता है, सरसों के फसल को हार्वेस्ट करके खेत में ही 3-4 दिनों के लिए रखते हैं। हार्वेस्ट करके तुरंत थ्रेश नहीं करते, 3-4 दिनों तक खेत में ही रखते हैं। वो सूख जाती है, उसके बाद इकट्ठा करके थ्रेशर से निकाल के उसको बोरियों में भर के घर लाते हैं। अगर हम इस तरह से खेती करते हैं, इस वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से सरसों की फसल से हम अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जय हिंद।